हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के फैब 2023 के करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 2023 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड 2024 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट 1 ऑफ फैब 2023। जनवरी के मैंने आपको पार्ट 4 तक वीडियोस दिए हैं जो कि आपका पूरा आई थिंक 20 टू 21 के अराउंड वो टॉपिक्स है जो कि कवर्ड है रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उससे पहले यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी आल्सो वेयर आई हैव स्टार्टेड द जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन। तो अभी तक हमने अराउंड 60 टॉपिक्स वहाँ पे कवर कर लिए हैं वन बाय वन, बहुत डिटेल में स्टडी करी है और if you want to prepare for it you can, ठीक है। for this you have to download the Unacademy app और you can join me there। चलो, तो जो पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दैट वाज अबाउट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। तो जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उन्होंने एनुअल फ्लैगशिप दी है रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यू शुड नो कि देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको आप SDG 17 भी कहते हो। इसको थोड़ा सीक्वेंस में याद रखना। जो पहला है आपका दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 दैट इज अबाउट द नो पॉवर्टी, कि जितनी भी गरीबी है पूरी दुनिया के अंदर उसको खत्म करना है बाय 2030। फिर जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना सोए। देन थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब देखो खाएगा पिएगा तभी तो ठीक हेल्थ उसका हो पाएगा ना, तो दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। फोर्थ इज अब जब खाएगा पिएगा और हेल्दी होगा तो उसके बाद ही वो एजुकेशन ठीक से ले पाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। एंड फिफ्थ इज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। जब पढ़ाई करेगा बच्चा तभी उसको जेंडर इक्वेशन के बीच में समझ आएगी कि बॉय एंड गर्ल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज द 6th SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 is about the affordable and clean energy. 8th is decent work and economic growth. 9 can be remembered by 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप करके इसको याद रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आ जाता है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11 इज अबाउट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड सो फार। ठीक है, इन सभी को आप रीड कर लेना और मैं रिकमेंड करूंगी डेली के 2 एटलीस्ट याद करो, उससे आपको 17 तक पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है सस्टेनेबल गोल नंबर 13 दैट इज अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, और साथ में SDG नंबर 14 दैट इज लाइफ बिलो वाटर, और 15 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज लाइफ ऑन लैंड। चलिए, अब हमने यहाँ पे पढ़ा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है, मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी फील्ड्स में काम करती है, रिसर्च करवाती है, पॉलिसी मेकिंग में काम करती है, कंसल्टेशन में काम करती है, और कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर काम करती है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे जाते हैं लाइक आपके फाइनेंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबल कंजप्शन, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशंस एटसेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे जाते हैं। नाउ जो सेकंड न्यूज थी दैट वाज अबाउट द डांगी कैटल या डेंजी कैटल भी जिसको कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन कैन वेरी। तो ये जो डांगी कैटल थी आपकी, ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि जो यंग कैटल रेयरर्स हैं आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहां पे उन्होंने एक फॉरम तैयार किया है कि कैसे इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करा जाए, तो इसी वजह से ये न्यूज में थी। तो दैट्स हाउ इट अपीयर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, कहाँ पे मिलती है तो ये डांगी काऊ? तो एक तो पहले जो न्यूज में था नासिक डिस्ट्रिक्ट विच इज इन महाराष्ट्र, अगेन अहमदनगर विच इज ऑल्सो इन द महाराष्ट्र। उसके बाद जो आपको डैंग्स डिस्ट्रिक्ट मिलती है गुजरात की, वहां पे भी ये देखने को मिलती है। क्यों इतनी पॉपुलर है, क्यों इसको प्रोटेक्ट किया जाए? बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट मिल्क। इसका जो मिल्क होता है दैट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। और अगर इंडिजिनस कैटल की बात करें तो गिर आ जाती है, लक्ष्मी आ जाती है, तो दीज ऑल आर द ब्रीड्स ऑफ डांगी कैटल। थर्ड न्यूज आती है आपकी बोरठकेरा के बारे में। जो बोरठकेरा है दैट इज द लोकल नेम ऑफ गार्सिनिया पेडंकलेटा। पेडंकलेटा का मतलब होता है कोई भी चीज जब पेडंकल्स में होती है, लाइक अ पेंडुलम दिस वे, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं पेडंकलेटा। क्योंकि इसकी अपीयरेंस लाइक अ पेडंकल होती है तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ जाता है, पेडंकुलेटा। स्पीशीज का नाम है पेडंकुलेटा और जो जीनस रहेगा दैट इज द गार्सिनिया, और लोकल नेम है बोरठकेरा।
आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द बोर ठकेरा हेयर। न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो बोर ठकेरा है इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और अब पता चला जाके जब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई कि इट इज ऑल्सो कार्डियो प्रोटेक्टिव इन नेचर। कार्डियो प्रोटेक्टिव का मतलब है कार्डियो इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू द हार्ट। दिल की बीमारियों से आपका ये एसोसिएटेड है। अगर कोई भी दिल की बीमारी है तो उस केस में बोर ठकेरा का यूज करा जाता है। तो इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, और इसको कॉमनली आसम में बोलते हैं बोर ठकेरा, और इट इज हैविंग अ पोटेंशियल टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसके बारे में अगर बोर ठकेरा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखें तो एवरग्रीन ट्री है, और एवरग्रीन ट्री है। साथ में अगर हमारा इंडिया का इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया देखें, यहाँ पे आ जाती हैं साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पे भी ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब यहाँ के एनवायरमेंट को ये काफ़ी सूट है, मतलब इस एनवायरमेंट में ये काफ़ी अच्छा प्रेवलेंटली ग्रो करता है। तो असम यहाँ पे आ जाता है, असम में इसके ऊपर रिसर्च करी गई। ट्रेडिशनली अगर देखें तो इसको मना करा जाता है कि कभी भी रॉ कंज्यूम ना करें, पर यस सन के अंडर इसको आप रख सकते हो। इसके छोटे छोटे स्लाइसेस करके इसको काफ़ी टाइम तक बाहर सुखाओ, और उसके बाद इसको कंज्यूम करा जा सकता है इन द कलिनरी, दैट इज कुकिंग करके, और एज अ मेडिसिनल पर्पस। इसके अंदर काफ़ी सारे थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी इज लाइक किसी भी एरिया में आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है तो वो होती है इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट इसको यूज करा जाता है। एंटी बैक्टीरियल मतलब कभी बॉडी के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ कर जाती है या इंटरनली भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कर जाती है तो वहाँ पे भी इसको यूज करा जा सकता है बोर ठकेरा को। एंटी डायबिटिक है, मतलब आपका जो इंसुलिन और अल्टीमेटली शुगर लेवल है ब्लड के अंदर उसको कंट्रोल में रखेगी। हाइपोलिपिडेमिक है, हाइपोलिपिडेमिक का मतलब है कि जो आपका लिपिड होता है अल्टीमेटली इसके अंदर फैट्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, उनको कंट्रोल में रखती है। देन देयर इज अ नेफ्रो प्रोटेक्टिव, मतलब नेफ्रोन जब भी आपकी आती है तो इट इज एसोसिएटेड टू योर किडनी। किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज द नेफ्रोन। तो नेफ्रोन के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं उसके अगेंस्ट भी बोर ठकेरा को यूज करा जा सकता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, न्यूरॉन जब बात आएगी तो इट इज एसोसिएटेड टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो उस केस में भी इसको यूज करा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीजन का कंट्रोल ये पूरी बॉडी में मेंटेन करके चलती है। सो हेंस इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। फोर्थ न्यूज आती है आपकी वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल सी लेवल राइज को रिलीज करा और बताया कि किस तरह से ये इम्प्लीकेशंस इसकी देखने को मिल रही हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि इस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। ग्लोबल सी लेवल राइज, क्योंकि आपको पता है जो हमारे सी का लेवल है इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं या फिर कोस्टल कंट्रीज हैं दे आर अंडर हार्म, उनको कभी भी डूबने वाली नौबत आ सकती है। तो उस केस से ये जो ग्लोबल सी लेवल राइज है इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी गई और इसमें बहुत सारे की फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं विच यू कैन साइट इन योर मेंस पेपर, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक रिपोर्ट रिलीज करी है अबाउट द ग्लोबल सी लेवल राइज, जिसमें बताया गया कि जो आपका ग्लोबल सी लेवल है वो चेंज कर रहा है बाय द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, और जब इंक्रीज कर रहा है क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं, वेहिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से ये इंक्रीज करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। और जो मेल्टिंग हो रही है मेजर आइस मासेस की, दैट विल इम्पैक्ट द स्मॉल आइलैंड डेवलिंग स्टेट्स एंड डेंसली पॉपुलेटेड लो लाइंग अर्बन एरियाज। इसका मतलब है कि जितने भी एरियाज सी के अराउंड बसे हुए हैं उनके लिए बहुत एक खतरा इमर्ज होता जा रहा है, बिकॉज अगर सी लेवल इसी तरह से राइज करता रहा तो वहाँ पे हाई फ्लडिंग के चांसेस आर इंक्रीजिंग, और हो सकता है जो आइलैंड कंट्रीज हैं स्पेशली वो आने वाले टाइम में डूब जाएं। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस, और इसी वजह से ग्लोबल सी लेवल राइज जो है इसके ऊपर रिपोर्ट एक पब्लिश करी गई बाय WMO। तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड, सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है सी लेवल राइज का वो कौन फेस कर रहे हैं? तो आपके ये हो गया इधर इंडिया, ठीक है, ये सारा, और इस तरफ आ गया आपका चाइना, इधर आपका आ गया बांग्लादेश, साथ में आ गया आपका नीदरलैंड। तो इस तरह से ये सारे मेन कंट्रीज हैं जो कि सी लेवल राइज को फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 11% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन 896 मिलियन पीपल अगर देखें तो इस लो एलिवेशन कोस्टल जोन में रहते हैं। अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए 11% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है,
और पोटेंशियली इंक्रीजिंग टू बियॉन्ड 1 बिलियन पीपल बाय 2050। और ये आइडिया लगाया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2050 जो पॉपुलेशन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली 896 मिलियन बट 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। फैक्टर और कहाँ पे पहुंचेगी 1 बिलियन? कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, जो कोस्टल जोन में लिखी जाए, कोस्टल जोन की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी हो जाएगी 1 बिलियन पीपल, ठीक है। अब फैक्टर्स देखें फॉर सी लेवल राइज के तो क्या क्या है। 1971 से लेके 2018 का अगर थर्मल एक्सपांशन देखें तो जो वाटर का इंक्रीज है वो किस तरह से हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से 50% सी लेवल राइज हुआ है। जो आइस का लॉस हुआ है फ्रॉम द ग्लेशियर्स, इसमें 22% सी लेवल राइज हमें देखने को मिला है। आइस शीट्स जो मेल्ट हुई हैं उसकी वजह से 20% सी लेवल राइज देखने को मिला है। और जो रेट है आइस शीट का लॉस होने का दैट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, मतलब 4 गुना ज्यादा वो इंक्रीज कर गया है। अगर हम 1992 से लेके 1999 से और 2010 टू 2019 तक का डाटा टोटल लेके देखें तो इन शॉर्ट 1992 से लेके 2019 तक का डाटा देखें तो 4 गुना ये ज्यादा कर गया है। चेंजेस इन द लैंड वाटर स्टोरेज, और जैसे लैंड वाटर स्टोरेज के हम चेंजेस करते रहते हैं तो उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और 8% सी लेवल राइज जो है वो इंक्रीज करता हुआ हमें दिखाई दिया है। सो दिस इज अबाउट द रिपोर्ट ग्लोबल सी लेवल राइज जो कि WMO ने रिलीज करी है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज? सी लेवल राइज का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? देखो, एक तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सी के वाटर में, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। और जो आपके एक्विफर्स है, एक्विफर्स क्या है, जैसे ये सॉइल है, सॉइल के नीचे आपको पता है पोरस होती है जहाँ पे सॉइल, वहाँ पे वाटर रिचार्जिंग होती है, आपके अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो जब अंडरग्राउंड वाटर है जो कि एक्विफर की फॉर्म में प्रेजेंट है वो सारा कॉन्टामिनेट हो जाएगा बाय द सी लेवल राइज। इवन एग्रीकल्चर सॉइल जो है उसकी भी कॉन्टामिनेशन देखने को मिलेगी। कोस्टल फ्लडिंग के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज होंगी, जो ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन आपके पानी के अंदर रहते हैं, दे आर गोइंग टू लूज देयर हैबिटेट। फिर जितना भी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी ऐसी कंट्रीज, ऐसे आइलैंड सी के साइड में प्रेजेंट है, सी लेवल राइज से ये कहीं ना कहीं डूबते हुए अब दिखेंगे। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करा गया है वो सारा क्या करेगा, खत्म होता जाएगा। ह्यूमन लाइव्स और लाइवलीहुड को भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। चलिए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कि सी लेवल राइज को कंट्रोल किया जा सके? जैसे कि आपका नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, इसको NSICZM से भी डिनोट करते हैं, दैट इज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। दूसरा है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, 2019 में इसको रिलीज करा गया। बाकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपको पता होगा इंडोनेशिया ने पीछे जैसे क्या किया था, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि इनकी जो पहले वाली कैपिटल थी वो डूब रही थी। ऑल्दो इन्होंने क्या किया है, जाइंट सी वॉल्स ड्रॉ करी हैं, मतलब आपकी इस तरह से इस रेड बाउंड्री के अंदर अगर कंट्री है और इस तरफ अगर सी है तो यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ी वॉल जो है वो बना दी यहाँ पे, ठीक है, एक वॉल बना दी ताकि जो फ्लडिंग वाली सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। पर ये जो आपका जाइंट सी वॉल वाला कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे ये एम्बैकमेंट भी तो वीकन हो जाएगी ना, ये भी तो कमज़ोर पड़ेगी और हो सकता है ये टूट जाए और फिर सडन फ्लड्स आने की चांसेस हैं। तो ऑल्दो दिस इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन जो कि फ्लड वगैरह से रोक सकता है। देन स्पॉन्ज सिटीज बाय चाइना, अगर आपको स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमने जनवरी 2023 के वीडियोस में कवर करा था, यू कैन वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने जो चाइना का ये कॉन्सेप्ट है स्पॉन्ज सिटी का, कैसे ये फ्लडिंग को रोकता है और कैसे स्पॉन्ज सिटीज बनाई जाती हैं, वो सारा वहाँ पे कवर करा था। देन नेचुरल जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, दैट इज द मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरवन। सुंदरवन जो कि आप इंडिया के इस वाले एरिया में देखते हो जहाँ पे आपका बांग्लादेश भी है और साथ में वेस्ट बंगाल है, तो इस बॉर्डर के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है दैट एक्ट लाइक अ नेचुरल प्रोटेक्टर अगेंस्ट द SLR। जितनी भी स्पीड में विंड्स आती हैं उनको भी ये रोकता है, और उसके अलावा जितने भी फ्लड लाइक सिचुएशन कभी बनती है तो उनको भी ये मैंग्रोव्स ही रोक देते हैं। दैट्स वाई मैंग्रोव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दीज कोस्टल रीजन्स। उसके बाद अगर WMO की बात करें तो इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ही ओरिजिनेट हुई थी। 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है UN इन 1951 से, और रिपोर्ट जो पब्लिश करता है WMO, दैट इज ग्रीन हाउस एमिशन और ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. दीज आर द टू रिपोर्ट्स दैट आर released by WMO. So this is all about your part 1. Part 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन.